जनता के मनों में विश्वास जगाने वाले, माताओं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले, अपराधियों में भय पैदा करने वाले, उत्तर प्रदेश के विकास के पथों पर आगे ले जाने वाले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे दोनों प्रत्याशी भाई रमेश अवस्थी, भाई देवेंद्र जी भोले, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, विशाल विचारों में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज देश विकास के पथों पर आगे उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रगतिशील प्रदेश बनने के लिए सबसे आगे, और ऐसी परिस्थितियों में जब ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 13 तारीख को सत्ता पड़ने वाला वोट प्रदेश को विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए, देश के स्वाभिमान को पूरी दुनिया में प्रथम बनाने के लिए, देश के भविष्य के लिए आपका होगा। हम सबने देखा है कि देश में आम नागरिक को, आम जनता को किस प्रकार से लाभ मिला। मैं अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भोले जी के साथ था, तो मैंने सिर्फ एक दो बातें वहां से पूछी। सदैव महाराज जी को कई अन्य सभाओं में उन्नाव के बाद पटना बिहार में कई सभाएं संबोधित करने के लिए अपने आप को ठीक कर दूंगा। कुछ विपक्षी दलों ने कहा कि 5 किलो राशन दे, तो 5 किलो राशन की जिंदगी और नहीं दे पाए। जब तक इनकी सरकार थी, गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता था, मोटेदार और अधिकारी मिलकर वो भी बांट देते थे। जिन्होंने 5 किलो राशन नहीं दिया, आज वो 5 किलो राशन को बर्बाद कर, जिन्होंने आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करी, गांव के गरीब के लिए, किसान के लिए, हर व्यक्ति के जेब में आयुष्मान कार्ड करके उसको इलाज के सुनिश्चित करने की व्यवस्था की। इन्होंने, मैं विधायक टिकट 35 वर्षों से हूं, 2017 में कहा जाता था हर विधायक को 10 आवास दे दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। आज हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर आवास मिले। आज किसी को कोई देखते नहीं कि जो आवश्यक उसको है, जो जरूरतमंद को मिले। ये 65 साल में शौचालय में देने वाले हमारी माताओं बहनों को खुले में छोड़ देते हैं। इन्होंने गरीब
किसान सम्मान के लिए इतने पैसे देने आपने तो शेयर में भी नहीं दिए भाई। उन्होंने सवाल जो पूछ नहीं किया आज वो सरकार को सपोर्ट कर दिया कि हम लिखित रूप से दे रहे। इन्होंने लिखित रूप से दिया था और इनकी पार्टी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दाखिल किया था कि राम मंदिर काल्पनिक है। जो राम मंदिर को काल्पनिक बना रहा था वो लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास। इन्होंने लिखित रूप में इस बात को किया था कि इस देश के अंतर्गत धारा 370 धारा 370 वो विकास गति को आगे बढ़ाने के लिए देश के माननीय योगी और हमारे मोदी जी को देश के लोगों को करने के लिए आपका वोट होगा। आप सब लोग तैयार करें और भारत के लोगों का वोट डालेंगे। इतना ही मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। हमारे भैया जी हमें निवेदन करूंगा अकबरपुर के लोकप्रिय सांसद और हैप्पी बनाने वाले आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले से हुए और सूक्ष्म रखना हुए उद्बोधन देने का कष्ट आदरणीय भोले। हमारे देश में आज जिनको सुनने आए हैं ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिसे रोम रोम में सनातन विद्यमान है, सनातन के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनके एक हाथ में संतों के लिए अच्छे लोगों के लिए माला है और दूसरे हाथ में भाला है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके आस्थान के आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ कानपुर महानगर के प्रत्याशी भाई रमेश अवस्थी जी हमारे बीच में, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई सतीश महाना जी और हमारे सांसद आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी और हमारे पूरे बुंदेलखंड कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय पासवान या आदरणीय सुरेंद्र मैदानी जी, आदरणीय महेश त्रिवेदी जी, अवातोरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और सामने बैठे पूरे कानपुर के अकबरपुर और आपके कानपुर महानगर के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और माताओं बहनों, आप देवों को आपको प्रणाम करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान रखना 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत देखना और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखिए, जहाँ उत्तर प्रदेश में एक एक आदमी के साथ न्याय करने का काम, सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आपका एक वोट था उसको आसार करते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित मुख्यमंत्री ईमानदार और तपस्वी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया मेरे मित्रों, मैं उन्हें हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि हमारे साथ हम लोगों के साथ जो है हम उसके साथ रहेंगे, ये जो मेरे साथ नहीं है उसे भी अपने विचारों से जोड़ करके अपने कामों से जोड़ करके उनके साथ खड़ा करके
कांग्रेस को और जवाब में कहा हूं, सभी से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग अपने मत को देने की कृपा करके जय हिंद, जय भारत, जय मोदी और योगी। धन्यवाद भैया। हमें पूज्य महाराज जी के वहां की भीड़ से बिल्कुल बाधा नहीं करूंगा, लेकिन पूज्य महाराज जी जिनके लिए वोट मांगने आए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशियों के लिए रमेश और जी से निवेदन करूंगा कि हमें और अपनी बात रखने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भाई विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, हमारे जिलाध्यक्ष दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, विधायक महेश त्रिवेदी जी, हमारे रघुनंदन बदरिया जी, सुरेश अवस्थी जी, सुरेश मथानी जी और हमारी महापौर विमला पांडे जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ और कानपुर के सभी साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे आपका दूत बनाकर आपकी सेवा के लिए भेजा है। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप भारी से भारी मतदान करें और मुझे सफल बनाएं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका पुनः एक बार फिर आशीर्वाद चाहता हूं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आए हैं, क्योंकि जिनका आशीर्वाद मुझे मुख्यमंत्री जब वो नहीं थे तब भी हमेशा मिलता रहा। तो एक बार पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पदवंदन करता हूं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देना आए। साथियों, हम सब ने कानपुर के विकास का सपना देखा है। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने। हम सब लोग भी चाहते हैं कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने, क्योंकि हम सब लोगों को भरोसा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है, आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के चलते कानपुर विकसित कानपुर बन सकता है। क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें, तमाम योजनाओं की बात करें, चाहे शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे रोड, फ्लाईओवर, तमाम अगर चीजों की हम बात करें, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है और इसी गति को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य भी है कि जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद जब देने आए हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैं जब देश नहीं दुनिया में कहीं जाता हूं तो आज देश में माननीय प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नाम आता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ के जाता हूं। पिछली बार जब मैं लंदन गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वो वाकया भी कहा कि वहां पर एक मैच चल रहा था और जब मैच इंडिया जीती तो वहां पर बाबा बुलडोजर के रूप में एक हमारा भारतीय शर्ट लहराकर सबका स्वागत कर रहा था, अभिवादन कर रहा था। आज दुनिया में आप जानते हैं कि आप पूरे दुनिया में किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का आप नहीं नाम जानते हैं, लेकिन आज मैं बड़े दावे कर सकता हूं, आप पूरी दुनिया में जाइए, अगर भारत का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री का नाम लोग लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सदियों में कभी कभी माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, योगी जी के रूप में कभी कभी ऐसे नेता पैदा होते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जिन पे लोग भरोसा करते हैं। मैं एक वाकया बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं उनके साथ 2017 में एक चुनावी दौरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रास्ते में पूछा कि महाराज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपका विजन क्या होगा, पार्टी की लाइन क्या होगी। महाराज जी ने मुझसे कहा था कि हमारा पहला लक्ष्य उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना होगा। तो मैंने सोचा कि ज्यादातर नेता ये कहते हैं
कि विकास हमारी प्राथमिकता होती है। मैंने महाराज जी से जब ये पूछा कि विकास लोगों की प्राथमिकता होती है, तो महाराज जी ने कहा था अगर अपराध समाप्त हो जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा, और जो आज आपको दिखने मिलता है ये विजन है हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो बहुत आगे की सोचते हैं। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देखा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी, तो उसमें से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था केवल उत्तर प्रदेश की होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते होगी, आपके विजन के चलते होगी। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। क्या हम सब लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम महाराज जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं अब व्यवधान नहीं आपके बीच में पढ़ूंगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप भारी संख्या में शॉर्ट नोटिस पे हमारे संगठन के निर्देश पर, हम सब लोगों के अनुरोध पर आप आए। आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि मैं आपका छोटा, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मुझे आप अपना वोट देकर सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय रमेश जी। मैं केवल एक लाइन में हम सनातनियों के गौरव उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि वहां में और अपना पाथेय देने की कृपा करें। आदरणीय योगी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, अकबरपुर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, सलील बिश्नोई जी, अविनाश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित कानपुर नगर और अकबरपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, जहां पर मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धरा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धरा है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार
फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि की बार 400 तो 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है, मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कई आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है।
अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा अविरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाज मऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और हर घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं, अन्नदाता किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। स्वस्थ ईंधन के रूप में LPG के सिलेंडर 10 करोड़ परिवारों को मिले हैं तो 4 करोड़ लोगों को घर भी मिले हैं। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जिसने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, अनवरत कार्य करते हुए आपकी आस्था को सम्मान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कानपुर के कितने लोग गए हैं वहां? अयोध्या में कितने लोग दर्शन करने के लिए गए? अब तो नई अयोध्या पे आपको गर्व की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे लगती है? अच्छी लगती है ना? तो बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं, कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना? और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। आज जो एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने या मतदाताओं ने एक एक वोट की कीमत को समझा है और मोदी जी को बार बार चुन करके भेजा है। जब बार बार चुन करके भेजेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ रामद्रोही हैं। एक के लिए परिवार का हित महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। जो राम भक्त हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जो परिवार के भक्त हैं उनके लिए रामद्रोही परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम देश की सत्ता मोदी जी को इसलिए सौंपना चाहते हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसलिए सत्ता छीनना चाहती है जिससे वे अपने परिवार का हित कर सकें, और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रहित और परिवार के हित में होने वाले इस चुनाव में, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में होने वाले इस चुनाव में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट भाव रखने वाले लोगों के बीच में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें सुरक्षित और समृद्ध भारत चाहिए तो मोदी जी को तीसरा कार्य आवश्यक है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कानपुर की इन दोनों सीटों के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से और भोले जी हैं आपके कानपुर देहात यानी अकबरपुर से। आप इन दोनों को विजयी बना के भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है इस चौथे चरण के चुनाव में, और बहनों और भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर और कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, विरासत को आगे बढ़ा सकें। सुशासन और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तो ये काम करना है, दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गलत फहमी और गलत यानी अफवाह फैला रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, उनसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन कर रही है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए कि नहीं बनाए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव भी व्यक्त किया। और यही नहीं, कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस ने सबसे पहला संविधान में संशोधन किया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंद करके। ये कांग्रेस के द्वारा किए गए साजिशें हैं। कांग्रेस लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के समय इनके कारनामों को देख लीजिए। इन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के अधिकारों में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी इस बात का उदाहरण है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस को और उनके गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का अहित करेंगे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे ना? तो बहनों और भाइयों, फिर अब रमेश अवस्थी कानपुर से और अकबरपुर से देवेंद्र भोले जी हमारे प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में कमल खिलाने का काम करेंगे और अगले 2 दिन का उपयोग करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।